दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं सवाल जवाब की सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। आएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें इतने डिटेल से जो बातचीत करते हैं। दोस्तों अभी मैंने शुरुआत में सोचा कि कम से कम 1 वीक तक आपको एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न और पॉलिटी विषय को लेकर चलता हूं और इससे संबंधित कुछ सवाल जवाब करता हूं। क्योंकि हुआ क्या था ना, इधर भी तो हम लोग साइंस कवर किए हैं और ज्योग्राफी कवर किए, तो लगातार साइंस और ज्योग्राफी की क्लास आपको दी जा रही थी। और जो कोई आपका ऐसा सब्जेक्ट जो लंबे समय से नहीं चल पा रहा था वो आपका था हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री को मुझे लगता है कम से कम 7-8 महीने पहले मैंने पूरी हिस्ट्री खत्म कर दिया था पढ़ा करके आपको। तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, वेबसाइट एप्लीकेशन से भी जाके पढ़ सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम जो अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं वो मैं आपको इन सब्जेक्ट से करा रहा हूं, ठीक है। आगे इसी तरह से नए नए सब्जेक्ट पर भी हाथ डालूंगा, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, हर सब्जेक्ट पे हाथ जाएगा। बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए खास टॉपिक लेकर आया हूं मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य से कुछ प्रश्न मैं आपसे करूंगा और आपको क्या करना है, उन प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। आप तैयार हैं? चलिए, इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न दे रहा है दोस्तों कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था, ठीक है। अब जल्दी में दे दिया, नालंदा दे दिया, तक्षशिला दे दिया और इस तरह से और भी नाम दे दिया, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, बताओ जल्दी से। विक्रमशिला दे दिया, क्या बताओगे? तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, गलती से वो टिक कर देते हैं, क्या? नालंदा, क्योंकि सबसे बड़ा एक शिक्षा का केंद्र जो था वो नालंदा था। लेकिन यार आप जरा सोचे नहीं क्या, अगर हम नालंदा की बात करें तो नालंदा की स्थापना गुप्त शासकों के द्वारा किया गया और गुप्त शासन स्टार्ट होता है मुख्यतः देखा जाए तो 320 ईस्वी से। और अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य की तो मौर्य साम्राज्य 320, अगर ईसा पूर्व भी चले जाओगे तो भी समझो बहुत लेट में आप चल रहे हो, ठीक है। 320 ईसा पूर्व, ठीक है। तो 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 में जो है घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया, नंद वंश को समाप्त करके, ठीक है। तो आप जरा मुझे ये बताओ, आपको तो सोचना चाहिए ना कि नालंदा हम क्यों टिक करेंगे, नालंदा का तो बात ही नहीं आता है, क्योंकि बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की, बात करें मौर्य साम्राज्य। ये तो वही वाली बात हो गई कि मैंने पूछा बुलेट ट्रेन कब से चल रही, बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल हम थोड़े कर रहे हैं, अभी तो बनने वाला है ना, अभी तो कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिए मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो था तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला, यहां पे आचार्य कौन थे? आपने चाणक्य जी का नाम सुना होगा। चाणक्य नालंदा नहीं गए थे, चाणक्य नालंदा नहीं गए थे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। चाणक्य कहां थे? चाणक्य आपके तक्षशिला थे। आपने जीवक का नाम सुना होगा, कहां थे? तक्षशिला थे। तो बड़े बड़े आचार्य थे, तक्षशिला उत्तर हो जाएगा। तक्षशिला अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो याद रखिएगा सही उत्तर क्या करेंगे? तक्षशिला। यह शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य के बहुत सारे नाम मिलते हैं, कहीं कहीं पर चाणक्य नाम मिलता है, कहीं कहीं पर विष्णुगुप्त नाम मिलता है, कहीं कहीं पर कौटिल्य नाम मिलता है, ठीक है। कहीं कहीं पर जो है अलग अलग नाम मिलते हैं, ठीक है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना क्या थी? इनके सबसे प्रसिद्ध रचना थी अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। चाणक्य की सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं बताया था, अर्थशास्त्र में तत्कालीन भारत का उल्लेख उन्होंने किया है, ठीक है। यानी पूरे मौर्य साम्राज्य का उल्लेख किया है, उनकी नीतियों के बारे में बताया है, सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया है, बहुत कुछ दिया गया है, ठीक है। तो चाणक्य याद रखेगा, इसको नाम याद रखेगा, ठीक है। कौटिल्य नाम था और क्या नाम था? विष्णुगुप्त नाम था, दोनों याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। इनके पीछे भी बड़ी कहानियां थी, जैसे नंद वंश का जो आखिरी शासक था घनानंद, उन्होंने इनका बेइज्जती किया था, जिसके बाद इन्होंने कसम खा लिया था कि अब मैं पूरे नंद वंश को नस्तनाबूद कर दूंगा, ठीक है। तो याद रखेगा नंद वंश। नंद वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था महापद्मनंद, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। महापद्मनंद, ठीक है। और सबसे आखिरी शासक था कौन सा? घनानंद था, ठीक है। आगे देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची। सांची कहां पड़ता भाई? सांची कहां पड़ता है? सांची रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सांची कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में है और सांची में स्तूप बनाया गया, ठीक है। अगर हम बात करें बौद्धों की तो महात्मा बुद्ध ने जब अपना उपदेश दिया तो उनके बहुत शिष्य बने। बहुत शिष्यों में अगर मैं पूरे एक राजवंश की बात करूं तो मौर्य जो राजवंश था उसने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया और अशोक ने अपने जीवन काल में हजारों, मतलब कहा जाता है कि 85,000 से अधिक स्तूप छोटे बड़े मिलाकर के बनाए गए,
गए थे, जिसको आगे चल के पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया, मैक्सिमम स्तूपों को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो एक हमारा सांची का स्तूप है, सांचू का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया है, तो याद रखिए अशोक के काल में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, अशोक ने खुद कराया था सांची के स्तूप का निर्माण। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पड़ता है सांची का स्तूप। ठीक है, आगे देखिए, कह पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र कहां पड़ता है, पटना में पड़ता है ना, तो याद रखिए पटना में जो महल बना था, जो राजधानी थी, ठीक है, मौर्यों की राजधानी कहां पर थी, पटना थी। तो याद रखिएगा ये पटना जो राजधानी थी, यहां पे जो महल बना था, किसका बना था, कहा जाता लकड़ियों का एक महल बना था, भव्य महल था लकड़ियों का पूरा महल ही लकड़ी का बना हुआ था। तो उसके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वो लकड़ियों का बना हुआ महल था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे देखते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, कौन सा सबसे पुराना राजवंश, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए पितृहंता वंश, मौर्य वंश, कड़व वंश, ठीक है, शुंग वंश, तो आप क्या बताएंगे, कौन सा, आपको दे दिया गया क्रम बनाने के लिए, तो क्या बताएंगे। तो याद रखिए, चलिए मैं आपको थोड़ा क्रम बनवाई देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आया था पितृहंता वंश, क्या आया था, पितृहंता वंश। इस वंश के शासकों ने अपने पिताओं की हत्या करके गद्दी संभाला था। ठीक है, तो याद रखिएगा, पितृहंता वंश में सबसे पहला शासक कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार वही जो गौतम बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, तो याद रखिएगा बिंबिसार हो गया। तो याद रखिएगा पितृहंता वंश यहां आ गया। ठीक है, इसके बाद आ जाता हमारा, और आगे चलेंगे तो तमाम वंश चले, जैसे नंद वंश वगैरह आए हैं। फिर आपका लास्ट में मौर्य वंश आया है। मौर्य वंश के बाद क्या आ जाएगा, ऐसे बढ़ती है तो शुंग वंश आ जाएगा। ठीक है, शुंग वंश आ जाएगा, कण वंश आ जाएगा। ठीक है, सातवाहन वंश आ जाएगा। तो ये सबको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे करके एक राजवंश को कालक्रम सेट करने के लिए आपको दे सकता है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा मौर्य। ठीक है, ऑप्शन में मौर्य होगा, उसके ऊपर का कोई वंश नहीं दे रहा होगा। आगे देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था, जल्दी से बताइए। प्रथम भारतीय साम्राज्य, देखिए कुछ लोगों को लग सकता है कि क्वेश्चन बड़ा आसान है। भाई देखिए, पहली प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है ना कि यहां समाप्त हो गई बातें, अभी तो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, अभी तो सवाल जवाब की सीरीज को स्टार्ट हुए हफ्ता भर भी नहीं बीता है। तब तक आप अगर ये सोचने लगेंगे नहीं सर बहुत कठिन बना के दीजिए, अरे मैं बना देता कथन कारक इसी में, आप उलझ जाते। तो थोड़ा सा आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं आपको कठिन सीरीज की भी श्रृंखला दूंगा। ऐसे ऐसे कठिन प्रश्न दूंगा कि आपकी हालत खराब हो जाए, तबीयत खराब कर दूंगा आपकी, याद रखिएगा। ठीक है, घबराइए मत, मुझे थोड़ा समय दीजिए, सब कुछ आपके लिए ला कर दूंगा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था मौर्य ने। किसने स्थापित किया था, मौर्यों में भी खास करके चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम आता है और अशोक का भी नाम आता है। तो परीक्षा में दोनों नाम एक साथ नहीं देगा। हालांकि अगर हम पूरा अखंड भारत का निर्माण की बात करें तो याद रखिए अशोक का नाम आता है, क्योंकि अशोक ने सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, जिसको याद रखेगा। फिलहाल आपका चंद्रगुप्त मौर्य ही आएगा यहां पर, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। अशोक का रुम्मिनदेही स्तंभ जो है वो संबंधित है किससे, तो रुम्मिनदेही स्तंभ जो है दोस्तों ये महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित स्तंभ लेख है, तो इसको याद रखिएगा। अशोक ने अपने जीवन काल में बहुत सारे स्तंभ लेख बनवाए। ठीक है, उसमें से एक स्तंभ लेख ये भी था रुम्मिनदेही का स्तंभ लेख, याद रखें बुद्ध के जन्म से संबंधित था। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अशोक ने जो कलिंग की लड़ाई लड़ा था, कलिंग का राजा नंद था, नंद के साथ लड़ाई लड़ा था, अपने 13वें शिलालेख में इस कलिंग के लड़ाई का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। प्लस लड़ाई लड़ने के बाद जब लाखों लोगों की मृत्यु हो गई तो वहीं से इनका दिमाग जो है क्या हो गया, घूम गया। ठीक है, उपगुप्त का नाम सुना होगा, जिनके समझाए जाने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिया और फिर जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वहां की यात्रा पर भी ये गए थे। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। डिटेल में आपको एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया गया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, पहली बार विजिट करें स्टडी 91 पर, तो याद रखिए सभी विषय आपको डिटेल में पढ़ाया गया है, मतलब खूब जम के लेक्चर दिया गया है। आप जाइए वीडियोस देखिए, उसके माध्यम से अपनी तैयारी करिए और तब जाकर के सवाल जवाब सीरीज में आपको और भी मजा आना चालू हो जाएगा। करा ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। आपने गिरनार क्षेत्र का नाम सुना होगा, तो गिरनार में दोस्तों कुछ वो झील टाइप का बनाया गया था, उसमें जो है किसका किसका योगदान दिया। देखिए उसको बनवाने में मेन योगदान था चंद्रगुप्त मौर्य का, फिर उसको पुनर्जीवित करने का काम अशोक ने किया। ठीक है, और फिर उसके बाद रुद्रदामन का भी नाम आता है, जिसने उसका पुनर्जीवीकरण किया था। ठीक है, तो ये तीन लोगों का नाम याद
रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का और रुद्रदामन का। ठीक है, 3 नाम याद रखेगा। गिरनार अगर आपसे पूछता है क्षेत्र में जल संसाधन की बात करता है तो तीनों लोग इंपॉर्टेंट अपने लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। लिख रहा है कौन सा अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। अब आपको देखना होगा कौन एक दूसरे के समकालीन नहीं है। ठीक है, तो अगर मोटी मोटा मैं बताऊं तो जैसे बिंबिसार आता है, बिंबिसार जो हर्यक वंश वाला था। ठीक है, तो याद रखेगा हर्यक वंश, पितृहंता वंश, हर्यक वंश बात एक ही है। ठीक है, एक ही वंश को नाम दिया जाता। पितृहंता तो इसलिए नाम दिया गया क्योंकि लोगों ने अपने पिताओं की हत्या किया था। ठीक है, इसलिए नाम दिया गया। तो याद रखेगा आपका बिंबिसार हो गया और आपके गौतम बुद्ध जी हो गए, प्रसेनजीत जी हो गए, ये लोग एक जैसे थे, तो याद रखेगा। अब बोला कौन सा नहीं है तो आपके ऑप्शन में देखना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में एक उत्तर मिलेगा आपको मिनांडर। ठीक है, तो मिनांडर इनके समकालीन नहीं था। मिनांडर राजा कनिष्क के समकालीन में है। ठीक है, तो याद रखेगा कनिष्क का जो काल आता उसमें नाम आता मिनांडर का, वही था। ठीक है, कनिष्क में ही, तो उसको याद रखेगा। आगे दिख रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था जिसने अशोक के शिलालेख को पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप नाम था। तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप। इसके अलावा अगर हम बात करें अशोक के शिलालेखों की तो 2-3 पॉइंट और याद रखेगा। अशोक के जो शिलालेख थे दोस्तों ना, इसमें याद रखिए 2-3 चीजें पूछता है। एक जैसे पूछता है खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया शिलालेख, तो इसमें देखिए 2 नाम आता है। एक सहबाजगढ़ी का नाम आता है, सहबाजगढ़ी का, दूसरा मानसेहरा का नाम आता है, खरोष्ठी। ठीक है, इसी तरह से पूछता है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया जो शिलालेख था। तो ज्यादातर जो पाया गया है शिलालेख वो ब्राह्मी लिपि में पाया गया है। खरोष्ठी वाले सिर्फ आपके सहबाजगढ़ी और मानसेहरा से ही मिले हैं। इसके अलावा आर्मेयिक लिपि में भी इनके कुछ प्राप्त हुए हैं शिलालेख, आर्मेयिक में। ठीक है, तो आर्मेयिक लिपि जो दोस्तों ये भारत से जब यूनान की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान से आगे बढ़ेंगे अफगानिस्तान की तरफ, तो उधर वाले क्षेत्र से जो लिपि जो मिला है शिलालेख वो आर्मेयिक लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, प्लस पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शंख लिपि के लेप किस स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं? तो शंख लिपि एक नई लिपि है दोस्तों, इसके अवशेष जो मिले हैं ये सारनाथ से मिले हैं। सारनाथ में याद रखें महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया था? अपना पहला उपदेश दिया था। अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था बुद्ध जी ने? तो याद रखिए सारनाथ में दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में किस जगह पर? उस समय उस जगह का नाम था ऋषिपत्तनम। क्या नाम था? ऋषिपत्तनम। यहां पर अपने 5 शिष्यों को उन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। एक प्रश्न और पूछता है सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया? तो सबसे ज्यादा उपदेश दिया था श्रावस्ती में। क्या दिया था? श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। ठीक है, और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ पड़ता है वाराणसी में। ठीक है, सारनाथ में जो स्तूप है उस स्तूप का नाम क्या? उस स्तूप का नाम है धमेक। क्या नाम है? धमेक स्तूप। परीक्षा में पूछता है धमेक स्तूप कहां से संबंधित है, तो क्या बताएंगे? सारनाथ से संबंधित है। और वहां पर कौन सी लिपि में बातें लिखी गई हैं? तो याद रखेगा शंख लिपि। कौन सी लिपि? शंख लिपि। आप इसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शंख लिपि, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो याद रखिए सीरिया और मिस्र जो दूर दराज के देश थे उनके साथ राजकीय संबंध बनाया था मौर्य शासकों ने। मौर्य शासकों में याद रखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने संबंध बनाए थे। तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी थोड़ा संबंध बनाना चाहा, अशोक के काल में भी संबंध और बढ़ा। ठीक है, तो लगभग वहीं से स्टार्टिंग होती है, इसको आप याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन है, करेक्ट, कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। कलिंग युद्ध की चर्चा किसमें किया गया है? तो याद रखिए कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें शिलालेख में किया गया है। जो अशोक ने शिलालेख बनवाया उसमें से जो 13वां शिलालेख है वो कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। कलिंग जो क्षेत्र पड़ता है ये उड़ीसा में पड़ता है और कलिंग के हाथी बड़े फेमस थे। कलिंग की लड़ाई राजा नंद के साथ हुआ था। आप देखिएगा ज्यादातर किताबों में उल्लेख नहीं होता है, बट आप याद रखिए भाई किससे लड़ाई हुई थी? कलिंग का कोई ना कोई तो राजा रहा होगा ना, तो राजा नंद के साथ लड़ाई हुई थी अशोक की। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा 13वां शिलालेख। इंडिका जो पुस्तक थी उसका मूल लेखक कौन था? तो याद रखिए इंडिका पुस्तक का मूल लेखक था मेगास्थनीज। क्या नाम था? क्या नाम था इसका? इसका नाम था मेगास्थनीज। थोड़ा यहां से डिटेल लीजिएगा, कई सारे प्रश्न आता है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था और क्यों आया था? याद रखिए दोस्तों
अगर मैं बात करूं सिकंदर की, तो सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया उस समय मगध जो सबसे शक्तिशाली राज्य था, मगध पर नंद वंश का राज चल रहा था। नंद वंश में घानानंद क्या थे, यहां पर राजा थे। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि सिकंदर आया और वापस भी लौट गया, ठीक है, वापस लौट गया। बाद में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। एक तरफ सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, दूसरी तरफ नंद वंश का तख्ता पलट हो जाता है। और याद रखिए मगध में मौर्य वंश की स्थापना होती है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं और चाणक्य के सहयोग से राजा बन पाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब सिकंदर मर जाता है तो सिकंदर का सेनापति रहता है सेल्यूकस। क्या नाम रहता है? सेल्यूकस। सेल्यूकस आता है भारत, ठीक है। याद रखिएगा सिकंदर के दो सेनापति रहते हैं, एक थल सेनापति, एक जल सेनापति, ठीक है। थल सेनापति का नाम है सेल्यूकस और जल सेनापति का नाम है निर्याकस। क्या नाम है? निर्याकस नाम है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें से सेल्यूकस जो है वो अपने मित्र सिकंदर जो ये चाहता था कि पूरी दुनिया को हम विजित कर लें, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए भारत की तरफ एक बार फिर बढ़ा। और भारत पे जब मौर्य वंश था तो यहां पर उसने हमला कर दिया, ठीक है। हमला किया तो मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में इसकी लड़ाई हुई। कब? 305 ईसा पूर्व यानी बीसी में लड़ाई हुई और यह हार जाता है, सेल्यूकस हार जाता है। हारने के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, क्या नाम है? हेलेना। हेलेना का विवाह किससे कर देता है? याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। हेलेना से विवाह हो जाता है और इसके साथ सेल्यूकस के साथ जो मेगस्थनीज आया था वो यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। तो ये इतिहासकार के रूप में ये क्या करता है? पूरी कहानी लिखता है। तो मेगस्थनीज आया वहां से और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका वाली पुस्तक से उस समय के राज्यपाट का वर्णन मिलता है। इतनी पूरी कहानी आप इसको याद रखेगा। वहीं अगर मौर्य की बात आगे बढ़ाएं तो 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर लेते हैं? संलेखना विधि से संन्यास ले लेते हैं और बिना अन्न जल का वो है एक्सेप्ट किए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा 298 बीसी। फिर उसके बाद इनका पुत्र जो बिंदुसार के नाम से जाना गया वो राजा बनता है बिंदुसार। बिंबी मत बोलिएगा, बिंबिसार हर्यक वंश का पहला राजा था और मैं बात कर रहा हूं बिंदुसार का, ठीक है। याद रखेगा बिंदुसार, तो बिंदुसार है, बिंदुसार का पुत्र पैदा होता है कौन? अशोक, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आएगा किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? तो तक्षशिला में आपका ये चाणक्य भी गए थे, जीवक गए थे, तमाम लोग थे, चरक वगैरह थे, तमाम लोगों का नाम आता है। तो याद रखेगा जीवक यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता था? तो मौर्य काल में जो भी टैक्स चोरी करता था उसको मृत्यु दंड, सीधा एक दंड मृत्यु दंड, क्योंकि वही है भय बिन होए न प्रीत गोपाला, ऐसे करके है ना कुछ। तो याद रखेगा यानी बिना भय के प्रेम नहीं होता, ठीक है, या कोई चीज मानता नहीं। तो डिसिप्लिन के जरिए जरूरी है भय होना, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर सीधे मृत्यु दंड दे दिया जाता। कोई क्या करेगा? टैक्स कभी चोरी नहीं करेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन माना गया? भाई साप्तांग सिद्धांत चाणक्य ने दिया था। साप्तांग सिद्धांत जो भी फॉलो कर लिया ना, जान लो उसको महारथी बनने से कोई रोक नहीं सकता। साप्तांग सिद्धांत में एक सिद्धांत 7वें नंबर पे जो दिया गया था वो मित्र को बनाया गया था। मित्र को साप्तांग सिद्धांत का अंग माना गया। क्यों? क्योंकि मित्र ही अगर विरोधी हो जाए तो व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि मित्र आपके हर दुख सुख के बारे में जानता है। तो यहां पर मित्र की चर्चा की गई है साप्तांग सिद्धांत में, ठीक है। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, विष्णुगुप्त के द्वारा, कुछ भी बोलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में सीता कर लागू होता था। सीता दोस्तों क्या होता था? ये भूमि कर है एक तरह का। सीता कर क्या है? एक तरह का भूमि कर है। जो व्यक्तियों के पास उनकी अस्थाई संपत्ति होती थी उस पर जो है जो जिस पर कृषि करते थे वो उस पर जो है कौन सा कर लगता था? तो सीता कर लगता था। सीता कर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वही लिख रहा है व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि पर, ठीक है। कह रहा है कौन सा अशोक कालीन अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में लिखा गया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि खरोष्ठी लिपि में दो मिले हैं, एक सहबाजगढ़ी है, एक मानसेहरा है। दोनों का नाम याद रखें, परीक्षा में कुछ भी दे सकता है यार, तो आप पहले से तैयार रहो। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक के समकालीन तुर्मय का शासक कौन था? तो याद रखिए उसका तुर्मय जो था, तुर्मय एक राजा का ही नाम है, ठीक है। तो तुर्मय जो शासक था वो मिस्र का राजा था, जिसे हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं। मिस्र जहां पर नील नदी बहती है, ठीक है। काहिरा वहां की राजधानी है। तो याद रखेगा बड़े बड़े पिरामिड वहीं देखने को मिलते हैं, मम्मी की कहानी वहीं से आई है, ठीक है। तो याद रखेगा मिस्र का राजा था तुर्मय, वो जो है अशोक के समकालीन था। तो इतने प्रश्न हैं। अब अगर ये प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं तो कैसे पूछे जाते हैं?
और आपका उत्तर कैसा होगा ये मैं एक बार देखना चाहूंगा। तो 2 मिनट दोस्तों और लगता है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एक चीज और याद रखिए, स्टडी 91 का एप्लीकेशन आ चुका है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो फायदा आपका है, क्योंकि एप्लीकेशन में अथाह मटेरियल दिया गया आपके पढ़ने के लिए। आप किसी भी एप्लीकेशन से कंपेयर कर लीजिएगा। हम अपने एप्लीकेशन का, अपने चैनल का किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं कराते हैं, लेकिन क्वालिटी पूरा देते हैं, ठीक है। तो पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, सही ढंग से पैसा खर्च किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा फोकस हमारा होता है कंटेंट पर। आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे कंटेंट पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वाकई मजेदार है कि नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन था कि शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था मौर्य काल में। तो मौर्य काल के समय नालंदा नहीं बना था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तक्षशिला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वही तक्षशिला यहां पर बताया जा रहा है। वर्तमान में तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। तो याद रखिएगा, विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था, ठीक है। और इनकी रचना का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इनकी रचना का नाम है, तो भी याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में पड़ता है और इस स्तूप को किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। कह रहा यह ईंटों का बना था, इसके चारों ओर लकड़ी की गांठें लगी थी और सांची के दीर्घकाल तक बौद्ध धर्म से संबंधित रहने के कारण इसका नाम चेलिया या चैतन्य गिरी भी हुआ, ठीक है। आगे लिख रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का बना था। मैंने बताया आपको, लकड़ी का पूरा महल बना था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरी कहानी बताई गई थी कि कैसे मौर्य शासकों के बगल में लड़कियां चला करती थी, वो भी फुल एक्सपर्ट होती थी मार काट करने में, ठीक है। और एक उनके साथ साथ एक पेड़ चला करता था, ठीक है। मतलब ऐसी कहानियां हैं, ठीक है। हो सकता हो कोई हल्का पेड़, उस पर जो है तोते बैठे रहते थे, चिड़िया बैठती थी, तो उसको भी याद रखेगा। पूरी कहानी सुनाई गई, आप जाके देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। गुप्त काल तो 320 से शुरू हुआ। मौर्य की बात करें तो सबसे पहले मौर्य में कौन आया, घनानंद का नाश करके जो चंद्रगुप्त राजा बने तो 323-22, ठीक है, उसको याद रखेगा। हर्षवर्धन वंश तो एकदम लास्ट में था, ये गुप्त काल के बाद की कहानी है। राजा हर्षवर्धन राजा बने थे। कुषाण वंश दोस्तों ये याद रखिए आपका स्टार्टिंग में था, जब ईस्वी से बीसी वाला कॉन्सेप्ट आया। चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति किसके काल में हुआ था, राजा कनिष्क के समय में हुआ था, तो तब कुषाण वंश आया, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, चारों का अलग अलग है। मौर्य साम्राज्य इसमें सबसे पहले है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रथम भारतीय राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जरूर कहा जाता है, लेकिन प्रथम भारतीय राज्य मौर्यों के द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम आता है, तो उसको याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे करा अशोक का रुम्मिनदेही स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो ये महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है, रुम्मिनदेही स्तंभ लेख, ठीक है। तो रुम्मिन से याद रखिए रोना, बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, तो याद रखिए महात्मा बुद्ध का जन्म जब हुआ होगा तो भी जाहिर सी बात रो रहे होंगे, ठीक है। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, ठीक है। करा ईस्वी सन की पूर्व की कुछ शताब्दियों में, अच्छा गिरनार जो झील था दोस्तों, इसको बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद लोगों ने इसका पुनर्जीवीकरण कराया, उसमें अशोक का भी नाम आता है और रुद्र दामन का भी नाम आता है, तो आ जाएगा 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों के समकालीन नहीं है, तो प्रसेनजीत, गौतम बुद्ध, बिंबिसार और मिलिंद बोले तो मिनांडर बाद में आया, ठीक है। तो उसको याद रखेगा, ये आपका चौथा वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए, अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है सबसे पहले, उसको याद रखेगा। अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। वहीं अगर हम बात करते हैं हड़प्पा काल में जो लिपि लिखी गई, उसको क्या कोई पढ़ पाया, क्या नहीं, अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। उस लिपि का नाम है ब्रुष्टोस्फोदन लिपि, ब्रुष्टोस्फोदन, तो याद रखेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कह शंख लिपि के लेख कहां मिले हैं, तो सारनाथ में मिले हैं, याद रखेगा। सारनाथ में जो है धमेक स्तूप के आसपास, ठीक है, वहां पर मिले हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, आगे निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देश जैसे सीरिया और मिस्र के राजाओं के साथ राजकीय संबंध थे, तो मौर्य राजाओं के राजकीय संबंध थे। दूर दूर लोग एक दूसरे को शराब बेचते थे, अंगूर बेचते थे, बहुमूल्य वस्तुएं बेचते थे, तो याद रखेगा। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में प्राप्त हुआ है, यह भी प्रश्न आता है। इंडिका जो पुस्तक थी उसके मूल लेखक का नाम क्या था, पूरी कहानी बता दी, अब तो नहीं बताना पड़ेगा ना। मेगास्थनीज नाम था, क्या नाम था, मेगास्थनीज उसका नाम था, ठीक है। तो वही सारी बात यहां पर लिख रहा है। कौन से आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण किया था, तो चाणक्य भी है। जीवक आप कर लीजिए, जीवक यहां पर दे रहा है, यह आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चरक बहुत स्टार्टिंग में थे, उनको आप यहां पे मत रखिएगा, ठीक है। जीवक रखिएगा क्योंकि जीवक का आना जाना था हर्यक वंश के दौरान, ठीक है। आगे लिख रहा है
कह रहे मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए क्या दंड मिलता था? सीधा मृत्यु दंड, और दूसरा कोई दंड नहीं, सीधा क्या कर दिया जाएगा? मृत्यु दंड दे दिया जाता था। ठीक है, कह रहे निम्न में से कौन सा राज्य का 7वां सिद्धांत था? तो 7वां सिद्धांत था मित्र। ठीक है, मित्र धोखेबाज कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए हमारे शत्रु का जो शत्रु होता है वो हमारा मित्र होता है, ये भी एक लॉजिक याद रखिए। शत्रु का शत्रु, भाई शत्रु का शत्रु कोई है मतलब हमारा भी शत्रु है, तो दूसरा कोई शत्रु तो हम तो मित्र बन सकते हैं ना। तो शत्रु का शत्रु क्या होता है? मित्र होता है, तो याद रखेगा। लेकिन शत्रु का मित्र कभी मित्र नहीं बन सकता। जो इंसान हमारे शत्रु का मित्र हो, क्या हमारा मित्र बन सकता है? नहीं। वो ज्यादा किसका ध्यान देगा? शत्रु का ध्यान देगा। तो ऐसा आप सीखिए, सब साप्तांग सिद्धांत में बताए गए हैं। सीता कर के बारे में बताया गया दोस्तों। सीता कर जो व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि होती थी उस पर लगता था सीता कर। देखिए मौर्य काल के कुछ कर हैं जिनके बारे में अक्सर पूछता रहता है। सीता कर हो गया। भाग, भाग कहा जाता था जो स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसान जो आय प्राप्त करते थे उनको भाग बोला जाता था। विष्टि दोस्तों जो बेकार होते थे उनको कहा जाता था, जो निःशुल्क श्रम बेकारी में काम करा लो उसको विष्टि बोला जाता था। उत्संग दोस्तों करा प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार होता था। ठीक है, जो प्रजा अपने राजा को देती थी उत्संग बोलते थे। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था। हिरण्य दोस्तों ये नगर में लिया जाने वाला एक कर होता था उसको बचाने के लिए। ठीक है, आगे के लिए रज्जु जो भूमि की माप के समय लिया जाता था, रज्जु भी एक तरह का कर हुआ करता था। विविध दोस्तों ये चारागाह कर होता था। पार्थ ये व्यापारियों के अधिलाभ पर लेने जाने वाला कर था। शुल्क ये आयात कर के रूप में लिया जाता था। वर्तनीय सीमा पार अगर आप कहीं जाना चाहते तो कर लिया जाता था। अतिवाहिका मार्ग कर होता था। निष्क्राम्य ये निर्यात कर होता था। तो ये सब याद रखिए, परीक्षा में कुछ भी आपसे पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सीता कर ही पूछे। ठीक है, आगे लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो मैंने बताया सहवाजगढ़ी और मानसेहरा। तो परीक्षा में देखिएगा क्या सही है, सहवाजगढ़ी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। अशोक समकालीन तुर्मय जो था राजा वो कहां का शासक था? तो मिस्र का शासक था। तो ये राइट हो जाएगा हमारा क्या? मिस्र हमारा उत्तर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको मजा भी आया होगा पढ़ करके, और इस तरह की सीरीज से अगर आप जुड़े रहते हैं तो बेशक आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा, उसको आप मत भूलिएगा। ठीक है, और जो भी एडवर्टीजमेंट आया है उससे आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा थोड़ा सा लाभ होगा। सीधे तौर पर बोलता हूं कि थोड़ा सा फायदा होगा हमारा, और ज्यादा फायदा होगा तो मैं आपके लिए ज्यादा अच्छा काम कर पाऊंगा। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि स्टडी 91 सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाने पर फोकस करता है, कोई उधर उधर की बातें नहीं। मैक्सिमम क्लासेस इसमें दी जा रही हैं आपको। सुबह के 5 बजे करंट अफेयर चल रहा है, दोपहर के 12 बजे टॉपिक वाइज करंट अफेयर चल रहा है, शाम को 5 बजे सब्जेक्टिव क्लासेस चल रहा है, 7 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है, 9 बजे सवाल जवाब दिया जा रहा है, 10 बजे मैथ की क्लासेस चल रही हैं। ये सब कुछ निःशुल्क चल रहा है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? क्या आप इससे भी ज्यादा भी आप पढ़ने को तैयार हो तो आप बताओ। ठीक है, तो आइए आराम से जुड़िए उनसे और पढ़ाई करिए। ठीक है, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जहां पर आप सभी विषय को डिटेल से पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ाने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन कौन आपका साथ यहां से लेकर और अंत तक देता है? या सच में अगर मान लीजिए आपको कोई विषय पढ़ना, हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी पढ़ाने वाला एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हिंदी में अक्षर से बात करे और हिंदी को आखिरी में ले जाके अंत करे। क्या कोई ऐसा प्लेलिस्ट आपने पूरे यूट्यूब पर देखा? नहीं मिलेगा आपको। या आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर लीजिए, मैंने जो है आदिमानव से कहानी शुरू करके पूरी देश की आजादी तक की कहानी बताई है, जिसमें आपको कम से कम 200 से ज्यादा लेक्चर दिए गए हैं। ठीक है, और सब सीक्वेंस से, एक 1 by 1 ठीक है। आप जाइए पूरा देखिए, घर बैठे आराम से तैयारी कीजिए। एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।